पहला सिमिनिया नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड में आने वाली आपदाओं के बारे में। वैसे ये टॉपिक मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्री में भी अगर हम पीवाईक्यू देखेंगे तो एक आधा क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं। तो इस वीडियो में हम इन आपदाओं से रिलेटेड जो भी फैक्चुअल पार्ट है उसे देख रहे हैं और जो भी एनालिटिक पार्ट होगा वो मेंस के एग्ज़ाम के टाइम देखेंगे। तो उत्तराखंड में आने वाली आपदाओं में भूकंप, भूस्खलन, अचानक आने वाली बाढ़, बादल फटना, ग्लेशियर का फटना, जंगलों में आग, हिमस्खलन आदि आपदाएं उत्तराखंड में आती हैं। तो पहले हम इन आपदाओं के बारे में देखेंगे, उसके बाद और आपदा प्रबंधन कैसे किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भूकंप के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता है भूकंप का अर्थ होता है ज़मीन का हिलना। तो उत्तराखंड में भूकंप क्यों आते हैं? उत्तराखंड हिमालयन सिस्मिक बेल्ट में स्थित है, जो दुनिया का सबसे अधिक भूकंप सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। यहाँ भूकंप प्रायः प्लेटों की गतिशीलता और हिमालय क्षेत्र में उपस्थित फॉल्ट की उपस्थिति के कारण यहाँ के आते हैं, भूकंप आते हैं। और कौन सी दो प्लेटें हैं? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जिनका टकराव होने के कारण बार बार भूकंप आते हैं। उत्तराखंड में 2 भूकंपीय जोन है, जिसमें जोन 4 और जोन 5। जितना जोन ज़्यादा होगा वहाँ पे भूकंप की जो इंटेंसिटी होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। तो जोन 5 में जो भी जनपद आते हैं उनके नाम है चमोली, रुद्रप्रयाग। ये 2 जनपद हैं जो गढ़वाल रीजन के हैं। ऐसी अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत कुमाऊं रीजन के हैं। तो यहाँ पे अगर आप मैप देखोगे तो इस मैप को अगर थोड़ा सा करेक्ट करोगे तो ऐसे ये आएगा, इधर का जो रीजन है ये आएगा जोन 5 में। तो इसमें रुद्रप्रयाग, चमोली गढ़वाल के हो गए और बाकी अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ कुमाऊं मंडल के हो गए। तो जो बचे हुए और जनपद हैं वो आ जाएंगे जोन 4 में। और जो भारत है, भारत में जो भूकंप के जोन है वो 4 जोन है। जोन 2, 3, 4 एंड 5। फिर अगर हम उत्तराखंड के प्रमुख भूकंपों को देखें तो 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता थी 6.6 और इस भूकंप के कारण 750 से अधिक लोगों की डेथ हो गई थी। 1999 में चमोली में भूकंप आया था, इसकी तीव्रता थी 6.8। इसकी वजह से 100 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। और भूकंप का जो इम्पैक्ट होता है उसमें क्या होता है, जान मान की क्षति होती है, सड़क, पुल और इमारतें टूट जाती हैं और इसकी वजह से भूस्खलन और बांध टूटने की घटनाएं भी बढ़ती हैं। अगला है भूस्खलन, लैंडस्लाइड। और उत्तराखंड में जो आपदाएं आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो आपदाएं आती है वो है भूस्खलन या लैंडस्लाइड। भूस्खलन क्या होता है? जब किसी पहाड़ी से चट्टान या मलबा नीचे आ गिरता है उसको बोलते हैं भूस्खलन। खड़ी ढलान और अस्थिर मिट्टी के कारण पहाड़ी क्षेत्र क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। भारी वर्षा के कारण मिट्टी कमजोर हो जाती है, जिससे भूस्खलन आते हैं। वृक्षों की कटाई के कारण भी मिट्टी की जो पकड़ होती है वो कमजोर हो जाती है, जिसके कारण भी भूस्खलन आते हैं। और मानव जनित कारण में अनियोजित तरीके से सड़क निर्माण करना, अनप्लान्ड डेवलपमेंट करना, जिसकी वजह से पहाड़ों की प्राकृतिक स्थिरता प्रभावित होती है। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण लैंडस्लाइड आते हैं। कुछ प्रमुख घटनाएं, जैसे कि नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन 18 सितंबर 1880 को आया था। ऐसे ही मालपा भूस्खलन, जो पिथौरागढ़ में पड़ता है मालपा क्षेत्र, यहाँ 18 अगस्त 1998 को। और इस क्षेत्र में भूस्खलन के टाइम पे जो राहत अभियान चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू एंजल। तो आपको पता होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्री में आ सकते हैं और इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ भी है। उत्तराखंड में जो प्रमुख भूस्खलन क्षेत्र हैं उसमें से कलियासोड़, जो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच स्थित है, ये क्वेश्चन आया हुआ पहले से ही। और जो 2 पॉइंट है ये पिछले साल का इकॉनमी सर्वे था उससे लिए गए हैं, क्योंकि इस साल का जो इकॉनमी सर्वे है अभी तक उसे वेबसाइट में अपलोड नहीं किया है। जैसे ही वो अपलोड होगा उसमें जो भी डेटा होगा उसे बाद में हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 क्षेत्र दिए हुए हैं भूस्खलन क्षेत्र इकॉनमी सर्वे में। एक है चदोगी, जो कि कैम्पटी और चदोगी मोटर मार्ग में स्थित है और टिहरी गढ़वाल में है। ऐसे दूसरा है हरदिया नाला भूस्खलन क्षेत्र, जो नाचनी और मुंशारी मोटर मार्ग में पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोनों। ऐसे ही आप 3 भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के नाम भी याद रखना जो इकॉनमी सर्वे के अकॉर्डिंग है, जिसमें बलिया नाला जो पड़ता है नैनीताल में, और अगला है हल्दा पानी, ये पड़ता है चमोली में। एल धारा है पिथौरागढ़ में। तो बलिया नाला नैनीताल, हल्दा पानी चमोली, एल धारा पिथौरागढ़। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो इसके इम्पैक्ट होते हैं उससे जो नेशनल हाईवे होते हैं वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, घर और गांव नष्ट हो जाते हैं और नदियों का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। अगर
जब किसी नदी में पूरा मलबा आ जाता है उस वजह से क्या होगा, नदी का जो प्रवाह होगा वो अवरुद्ध हो जाएगा, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी। तो ये हमने देखा भूस्खलन के बारे में। अब हम देखते हैं फ्लैश बाढ़, मतलब अचानक आने वाली बाढ़, और बादल का फटना। और क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश की तीव्रता बढ़ गई है। कभी तो बारिश होती ही नहीं, जब होती है लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दूसरा, बादल का फटना। बादल का फटना किसे बोलते हैं? जब अत्यधिक वर्षा होती है कम समय में। कितनी वर्षा होती है? अगर 1 घंटे में 100 mm से ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसको बोलते हैं बादल फटना, और जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। साथ ही साथ तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियों का जलस्तर अचानक से बढ़ जाता है। और जो प्रमुख घटनाएं हैं उनमें उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा 2013 की केदारनाथ की आपदा, जिसमें 5000 से ज़्यादा अधिक लोगों की मौत हो गई थी। और इस आपदा में जो राहत अभियान चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन सूर्य होप, इंडियन आर्मी के द्वारा। 2021 में चमोली में फ्लैश फ्लड आ गया था। इसका कारण था ग्लेशियर का टूट जाना, या उसके कारण ऋषिगंगा में बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। लगभग 205 है शायद ये। ऐसे ही अगर आप इकॉनमी सर्वे में देखोगे तो हरिद्वार के लक्सर तहसील में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। और बादल फटने और बाढ़ आने की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है? बड़े पैमाने में मकान, पुलों और सड़कों का विनाश होता है। हजारों लोग बेघर हो जाते हैं और जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगला है ग्लेशियर फटना, हिम नदी झील विस्फोट बाढ़, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, जिसको गॉल्फ्स भी बोलते हैं, GLOFS। इसका क्या अर्थ होता है? जब कोई हिम नदी झील अत्यधिक पानी जमा होने के कारण अचानक फट जाती है तो नीचे के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और ऐसी घटनाएं, इसकी प्रमुख घटना 2021 में चमोली में जो आपदा आई थी, जो हमने देखा था थोड़ी देर पहले, उसमें क्या था कि जो ऋषिगंगा जहां से निकलती है वो क्षेत्र में जो ग्लेशियर था वो अचानक से टूट गया था, जिस वजह से ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों में बाढ़ आ गई थी और यहाँ पे लगभग 205 लोगों की डेथ हो गई थी। तो ग्लेशियर लेक टूटने की वजह से अचानक से बाढ़ आ जाती है। जो जल विद्युत परियोजनाएं और पुल बने होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाता है। अगला है जंगलों में आग। हमने देखा था जब हम फॉरेस्ट रिपोर्ट देख रहे थे, हमने देखा था पूरे भारत में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हो रही हैं। तो इसका कारण है गर्म और शुष्क जलवायु। जो फॉरेस्ट फायर की घटना होती है जनरली मार्च से जून में सबसे ज़्यादा होती है। इस समय जंगलों में क्या होती है? नमी की कमी होती है। आग लगने का जो मुख्य कारण है उसमें मानवीय गतिविधियां, जिसमें पर्यटन, अवैध लकड़ी कटाई और लापरवाही के कारण आग लगती है, और तेज हवा इस आग को तेजी से फैलने में मदद करती है। तो प्रमुख घटनाएं देखोगे 2016 में उत्तराखंड के जंगलों में आग, जिसमें 4000 हेक्टेयर से अधिक जंगल नष्ट हो गए थे। सबसे ज़्यादा अल्मोड़े में ये घटना हुई थी। हर साल गर्मियों में जंगलों की जो आग की घटनाएं वो बढ़ती रहती है। और अगर आप फॉरेस्ट रिपोर्ट देखोगे उसमें नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर की घटनाएं होती। फॉरेस्ट फायर का जो इम्पैक्ट होता है उसमें वन्य जीव और जैव विविधता का नुकसान होता है, वायु प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज में वृद्धि होती है, और ग्रामीण इलाकों में संपत्ति का विनाश हो जाता है। आसपास के जो खेत होते हैं वो भी जंगल में आग की चपेट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हिमस्खलन, जिसको एवलांचेस भी बोलते हैं। 2 दिन पहले ही 28 फरवरी माणा क्षेत्र में हिमस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से BRO के जो 54 श्रमिक काम कर रहे थे, जिसमें से 8 श्रमिकों की मृत्यु हो गई है। तो हिमस्खलन का जो कारण होता है अत्यधिक हिमपात होना, अचानक तापमान परिवर्तन होना, ग्लेशियरों की अस्थिरता और भूकंपीय हलचलों के कारण भी हिमस्खलन होते हैं। मुख्य घटना देखोगे तो ये रिसेंटली की घटना जो मैंने आपको बताई। ऐसे ही 2022 में नंदा देवी हिमस्खलन, जिसमें कई पर्वतारोही और सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। ऐसी 2021 में जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था चमोली में जो हिमस्खलन हुआ था, ग्लेशियर फटने से बाढ़ आई थी। जो इसका इम्पैक्ट होता है, जो सोल्जर होते हैं और जो पर्वतारोही होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। सड़कें और जो पर्वतारोहण मार्ग होते हैं वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं। राहत और बचाव कार्य बाधित होते हैं। तो ये देखा हमने उत्तराखंड की प्रमुख आपदाओं के बारे में। अब हम देखते हैं उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे उत्तराखंड में जो आपदा मिटिगेशन और मैनेजमेंट का काम करती है, उसके लिए जो शीर्ष संस्थान है उसका नाम है डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, जो कि उत्तराखंड सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसका उद्देश्य है आपदाओं से होने वाली विनाशकारी क्षति से समुदाय और पर्यावरण की रक्षा करना। आप इसकी वेबसाइट से इससे रिलेटेड और भी चीज़ों को जान सकते हैं। जैसे ही देश में NDMA होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वैसे ही उत्तराखंड में उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है, जिसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 2005 में। और किस एक्ट के अंदर? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 14(1) के तहत इसकी स्थापना हुई थी।
और USDMA राज्य में आपदा निवारण, न्यूनीकरण, तैयारी और प्रबंधन की नोडल एजेंसी है। ये एजेंसी आपदा प्रबंधन की नीतियाँ बनाती हैं, योजनाओं को मंजूरी देती है और उनके इम्प्लीमेंटेशन को भी सुनिश्चित करती है और साथ ही साथ वित्तीय प्रावधान की भी सिफारिश करती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और अन्य सदस्यों में आपदा प्रबंधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ऐसी स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, परिवहन और ग्रामीण विकास मंत्री भी इनके सदस्य में शामिल हैं। ऐसे ही राज्य में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होते हैं। ये केंद्र 24 घंटे और 7 दिन संचालित होते हैं और इनके लिए जो टोल फ्री नंबर है वो है 1070 और यह प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से संबंधित एजेंसियों से कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। मीडिया के माध्यम से सूचना का प्रसार करना, आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया और जागरूकता फैलाना। तो हमने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देखी थी। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट में भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका जो अध्यक्ष होता है वो जिला अधिकारी होता है, DM होता है और इसके जो सदस्य होते हैं उसमें SP हो गए, चीफ मेडिकल ऑफिसर हो गए, डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर हो गए, ऐसी जो सीनियर इंजीनियर होंगे और SDM इसके सदस्य होते हैं। ऐसे ही जो हमने ऊपर देखा था स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट में भी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होते हैं। इनका जो टोल फ्री नंबर होता है वो होता है 1077 और 2013 में जैसे NDRF होती है वैसे ही SDRF का गठन किया गया था। ये बस आपको इतना पता होना चाहिए। अब देखते हैं उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के क्या घटक हैं। तो आपदा के प्रबंधन के 3 मुख्य घटक होते हैं, जिसमें पहला है आपदा से पूर्व की तैयारी और दूसरा है आपदा के दौरान प्रतिक्रिया और तीसरा है आपदा के बाद का पुनर्वास। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तराखंड में आपदा पूर्व तैयारी के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। IMD भारतीय मौसम विभाग और इसरो की मदद से बाढ़, भूकंप और बादल फटने की चेतावनियां जारी की जाती हैं। ऐसे ही राज्य में मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी के लिए डॉपलर रेडार स्थापित किए गए हैं 3 जगह पे। एक है नैनीताल के मुक्तेश्वर, ऐसी सुरकंडा और तीसरा है लैंसडाउन, पौड़ी गढ़वाल। ऐसे ही ग्लेशियर और भूस्खलन की सैटेलाइट आधारित मॉनिटरिंग करने के लिए माउंटेन हजार्ड असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, जो कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून के समन्वय से चालित की जाती है। ऐसे ही उत्तराखंड में भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए 3 भूकंप मापी स्टेशनों की स्थापना की गई है, जो है देहरादून में, टिहरी में और गरुड़ गंगा, जो कि चमोली में स्थित है। राज्य के संवेदनशील 167 स्थानों पर भूकंप की चेतावनी प्रसारित करने के लिए सायरन लगाए गए हैं। ऐसी ही भूकंप की चेतावनी के लिए एक ऐप आता है, एप्लीकेशन, जो इसका नाम है भूदेव। तो इसमें क्या होता है, अगर आपके फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड है, अगर 5 से ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आता है तो आपके फ़ोन में सायरन बजने लगेगा और अगर 5 से नीचे का भूकंप आता है तो हमारे पास इससे रिलेटेड फ्लैश मैसेज आएगा। ऐसी उत्तराखंड सरकार ने भूकंप प्रतिरोधी भवन निर्माण को अनिवार्य किया है और बिना वैज्ञानिक जांच के पहाड़ों की कटाई पर रोक लगाई है। अब हम देखते हैं आपदा के दौरान प्रतिक्रिया। NDRF और SDRF की विशेष टीमें उत्तराखंड में तैनात है। जब भी कोई आपदा आती है तो ये तुरंत रिस्पॉन्स करती हैं, ये बचाव और राहत कार्यों को अंजाम देते हैं। साथ ही साथ भारतीय सेना और एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के द्वारा बचाव अभियान चलाते हैं और आपातकालीन चिकित्सा शिविर और मोबाइल एम्बुलेंस तैनात किए जाते हैं। अब है आपदा के बाद पुनर्वास। तो आपदा से जो भी नुकसान हुआ होता है तो ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाता है। विस्थापित परिवारों को आवास, भोजन और आर्थिक सहायता दी जाती है। आपदा से ह्यूमन के साथ साथ वन्य जीवों और इकोसिस्टम को भी नुकसान होता है, तो इसके साथ साथ जो वन पुनर्जीवन होता है और पारिस्थितिकी का भी संरक्षण करना पड़ता है। जंगलों से आग और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त इलाकों में रिफॉरेस्टेशन अभियान चलाया जाता है। तो ये पॉइंट ज़्यादा मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो हमने जो ऊपर देखा था, भूदेव एप्लीकेशन, भूकंप मापी स्टेशन कहाँ पे है और ऐसे ही डॉपलर रडार क्षेत्र कहाँ स्थापित किए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इससे प्री में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब लास्ट, आपदा प्रबंधन के जागरूकता फैलाने के लिए एक मूवी है जिसका नाम है डांडी कांडी के गोद में, द लैप ऑफ डांडी कांडी। तो इसको सही कर लेना। ऐसी आपदा प्रबंधन से रिलेटेड एक मैगजीन आती है जो साल में 4 बार आती है, मतलब कि 3 महीने में एक बार। और जो स्कूल पाठ्यक्रम है, स्कूल के सिलेबस में 6 से लेकर 10 तक डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाता है। ऐसे ही डॉक्टर, पुलिस, शिक्षक, वॉलंटियर्स होते हैं और पंचायत सदस्यों को आपदा प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसी सभी जिलों में आपदा प्रबंधन कार्य योजना तैयार की गई है। विकास खंडों और गाँवों में आपदा प्रबंधन कमेटीज़ का गठन किया गया है।
प्रत्येक जिले में आपदा प्रबंधन के लिए 50 लाख की राशि प्रदान की जाती है, जो कि डीएम के अंदर होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा उत्तराखंड की प्रमुख आपदाओं के बारे में और साथ ही साथ आपदाओं का प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में।